हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एक एएलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जो आगामी रेलवे की परीक्षाओं के लिए क्या है अति महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए हम लोग समय को न व्यतीत करते हुए अपने क्लास को बेहतरीन बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी साइंस का जो क्वेश्चन है ये रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक, ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इग्नोर करेंगे तो आपके एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उसमें थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आइए चलिए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसी असंकुचित स्प्रिंग में सामान्यतः लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होगा? तो निम्न में से देखिए, जब भी क्या होता है कि ऊंचाई पे, ठीक है, ऊंचाई पे, ठीक, चाहे ऊंचाई पे हो, चाहे अवस्था या स्थिति, ठीक, या स्वरूप रूप में कोई भी परिवर्तन होता है तो वह किसके कारण होता है? तो वह स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। कहां पे दिया हुआ है? ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा इस प्रश्न का उत्तर है। अब स्थितिज ऊर्जा आया है तो हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस, जैसा कि पिछले क्लासों में हम लोग हर प्रश्न के उत्तर को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, उसी तरह से स्थितिज ऊर्जा को भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? इसको हम लोग इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो कि पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। ठीक है, ये जो m होता है ना, ये द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। जी जो होता है ना, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक, ये जो यच होता है ये क्या होता है? ऊंचाई होता है। क्या होता है? ऊंचाई होता है। बात समझ में आया? तो ये mgh है। ठीक है, जो ये mgh है इसका हम लोग सूत्र तो डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इसकी परिभाषा को भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की, ध्यान दीजिएगा, कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण काम करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गया, इसकी परिभाषा भी समझ में आ गई होगी आपको। अब थोड़ा सा हम लोग इसकी कुछ उदाहरण को समझते हैं। किसके? स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण को हम लोग समझते हैं। उदाहरण को समझते हैं। तो इसमें पहला उदाहरण हम लोग समझते हैं कि देखिए, तना हुआ धनुष, तना हुआ स्प्रिंग, तना हुआ गुलेल। तो इन सभी को हम लोग समझ लेते हैं कि तना हुआ धनुष, तना हुआ धनुष, स्प्रिंग या गुलेल, इन सभी में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। बात समझ में आ गया? अब देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल, जैसे दबा हुआ गद्दा, दबा हुआ गद्दा में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। उसके बाद से हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर। ठीक है, तो ये प्रश्न हुआ, ये हुआ स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, अगला एग्जांपल क्या होगा कि छत से लटका हुआ पंखा, छत से लटका हुआ पंखा। उसके बाद से अगला जो एग्जाम्पल है ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। जैसे उठाए गए हथौड़े में, किसमें? उठाए, ठीक है, क्या? उठाए गए
हथौड़े में उठाए गए हथौड़े में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। एक बेहतरीन जो एग्जाम्पल है ये क्या है, ऊंचाई पर बैठी हुई चिड़िया, ऊंचाई पर बैठी हुई चिड़िया या ऊंचाई पे संग्रहित किया हुआ जल, ऊंचाई पे संग्रहित किया हुआ जल। जैसे जो हम टंकी में जो जल वहां पे स्टोर करते हैं, मोटर से पानी चढ़ा लेते हैं, तो उसमें भी कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। बात समझ में आ गया। जैसे चाबी वाली घड़ी या खिलौना, चाबी वाली घड़ी, ठीक है, कौन सी घड़ी, चाबी वाली घड़ी या खिलौने में भी क्या होता है, चाबी वाली घड़ी में, चाबी वाली घड़ी, ठीक है, घड़ी या खिलौना में क्या पाया जाता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, पाया जाता है, होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए कह रहा है कि स्पेस दिया है, प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। तो सफेद फाइबर जो कि कहां पाए जाते हैं, तो सिराओं में, जो कि ऑप्शन बी ये है, क्या है, ऑप्शन बी, सिराओं में क्या होते हैं, सफेद फाइबर पाए जाते हैं। सिराओं में क्या पाए जाते हैं, सफेद फाइबर पाए जाते हैं, अब देखिए स्नायु या लिगामेंट, जो स्नायु है इसको इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं, जो ये उपास्थि है इसको इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं, ये जो हड्डी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोन कहते हैं, क्या कहते हैं, बोन कहते हैं। जो सिरा है इसको टेंडन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टेंडन। तो देखिए ये जो स्नायु या लिगामेंट होता है, ये लिगामेंट क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, अस्थि से अस्थि को जोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट या स्नायु कहते हैं। अस्थि से अस्थि को, हड्डी को हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं हम लोग, हड्डी से हड्डी अगर जुड़ा होता है तो उसको लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, तो अस्थि वह अस्थि के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। लेकिन जो टेंडन या सीरा होता है, टेंडन या सीरा जो होता है, ये मांसपेशी से अस्थि को जोड़कर रखता है। ये मांसपेशी, ये क्या करता है, मांसपेशी वह अस्थि के जोड़ को हम लोग सीरा या टेंडन कहते हैं। बात समझ में आया। टेंडन या सीरा क्या होता है, मांसपेशी या अस्थि होता है, जिसको हम लोग टेंडन या सीरा कहते हैं। ठीक है, जैसे लिगामेंट कहां कहां पाया जाता है, घुटना में, कलाई में, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में, कलाई में, घुटना में और कंधे में। ये स्नायु अस्थि का अस्थि से जोड़ कहां कहां पाया जाता है, घुटने में, कंधे में और कहां पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। तो बात समझ में आ गया आपको। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए किसी गोलाकार दर्पण, देखिए ये क्या लिखा है, किसी गोलाकार दर्पण, ठीक है, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है, किसी गोलाकार दर्पण के सतह को क्या कहा जाता है, किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है, किसी गोलाकार दर्पण के सतह के व्यास को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, छेद या छेद। ये क्षण लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, छेद क्या लिखा होता है, छेद या एपर्चर। ठीक है, छेद या अपर्चर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे क्या कि जो एपर्चर या छेद होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को छेद या एपर्चर कहते हैं। बस समझ में आ गया ना। गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास को हम लोग कहते हैं अपर्चर या छेद कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि ध्रुव जो आया है, ध्रुव को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ये क्या होता है कि ये होता है हमारा दर्पण का मध्य बिंदु। ये क्या होता है, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव या पोल कहते हैं। इसका एक थोड़ा सा और मतलब समझ लीजिए कि इसे क्या कहते हैं, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, पोल या ध्रुव कहते हैं। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब,
गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, पोल या ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं मुख्य धुरी क्या होता है। मुख्य धुरी, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि मुख्य धुरी क्या होता है। तो ये होता है ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य धुरी या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें क्या दिया है, कह रहे कि निम्नलिखित तत्वों में से किस में कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है। इसको एग्जाम में अगर हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा क्या होते हैं, हड़बड़ा जाते हैं आप लोग। ठीक है, तो हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या समझना पड़ेगा कि अगर इन प्रश्नों को करने के लिए आपको फटाफट क्या याद होना चाहिए, इसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो देखिए ये जो सल्फर है इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, सल्फर का 16, ठीक है, और एल्युमिनियम का हो जाएगा 13, ठीक है, और फास्फोरस का क्या हो जाएगा, फास्फोरस का 15, ठीक है, और ये जो आर्गन है, आर्गन एक अक्रिय गैस है जिसका 18। अब देखिए इनका हम लोग फटाफट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किसमें 3 कोष है, किसमें क्या है। आज इसके बाहरी देखिए, अब बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है। तो देखिए इस प्रश्न का तो उत्तर आपको आसानी से समझ जाना चाहिए कि जितने अक्रिय गैस हैं, ठीक, नोबल गैस है, शून्य समूह के तत्व हैं या 18वें समूह के तत्व हैं, उनके बाहरी कोष में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हीलियम को छोड़ के, हीलियम में केवल 2 ही होते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जो भी अक्रिय गैस है उनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सल्फर का दिया है 16, तो 16 का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2, 8 और 8, 2, 10, यहाँ पे 6, ठीक है। इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, ये भी नहीं होगा, 13 लिखना है, ठीक है, 2, 8, 10 और 3, 13, ठीक है। ये देखिए 13 हो गया, इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना आया, लेकिन देखिए 1, 2, 3 कोष को बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये देखिए 15 दिया है, तो 2, 8, 10 और यहाँ पे 5, इसके बाहरी कोष में कितने, 5। अब देखिए इस प्रश्न को करते हैं, तो 2, 8 और 8, तो 8, 2, 10 और 10, 8, 18। तो देखिए इसमें 3 कोष, इन सभी में तो 3 कोष है, लेकिन इनके बाहरी कोष में 6, 3, 5 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये प्रश्न जो दिया है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया गया है। तो देखिए अश्वनी बस में चढ़ रहा है, तो अश्वनी के द्वारा बस में चढ़ना भी एक काम है। अश्वनी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो देखिए खड़ा होना क्या है कि ये काम नहीं है। ठीक है, आप एक जगह मतलब खड़े हैं और कोई गति नहीं हो रही है, तो वहां पे कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो अश्वनी प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा है, खड़ा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अश्वनी दौड़ रहा है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, और अश्वनी चल रहा है, ये भी कार्य कर रहा है। ठीक है, तो बस समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद की एजेंट बनाने, स्वाद की, ठीक है, स्वाद की एजेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो ये एस्टर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो जो एस्टर होता है ना, एस्टर का प्रयोग हम लोग साबुन इत्र मतलब सेंट उंट में प्रयोग इसका करते हैं। तो साबुन, इत्र और पॉलीएस्टर और दवा बनाने में एस्टर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, निम्नलिखित में किसका प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है, तो एस्टर का प्रयोग किया जाता है। एस्टर का प्रयोग और कहां करते हैं, साबुन बनाने में, कहां पे, साबुन बनाने में एस्टर का प्रयोग किया जाता है, इत्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और कहां पे करते हैं हम लोग, साबुन, इत्र और पॉलीएस्टर में, किसमें, पॉलीएस्टर में, और दवा बनाने में, किसमें, दवा बनाने में
बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, एस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो एस्टर होता है इसका हम लोग संरचना सूत्र देख लेते हैं। संरचना सूत्र क्या होता है, ये जो कार्बन होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, यहाँ पे R होता है, यहाँ पे OR डैश होता है। बस समझ में आ गया। तो ये हमारा ये होता है। ठीक, अब ये जो होता है ना, तो ये क्या होता है, RCOOR, ये इसका सूत्र होता है, मतलब इसका कार्यात्मक समूह है। ठीक है, ये पूरा मतलब टोटल क्या है, इसका सूत्र है RCOOR डैश। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, खाने का नमक किससे बना होता है, तो खाने का जो नमक होता है ये किससे बना होता है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है, जो कि ऑप्शन देखते हैं कहां पे दिया है। खाने का जो अम्ल, खाने का नमक जो होता है, खाने का अम्ल नहीं, खाने का जो नमक होता है ये किससे बना होता है, तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है, जो कि ऑप्शन हमको ए में दे रखा गया, दे दिया है। ठीक है, तो समझ में आ गया। एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार किसमें किससे बनता है, क्या बनता है, एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से क्या बनता है, तो खाने का नमक बनता है। बात समझ में आ गया। तो जो खाने का नमक है ये जो इसको NaCl, ठीक है, इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है। इसका व्यापारिक नाम क्या है, खाने का नमक, नमक। ठीक है, ठीक है, ये इसका सूत्र है। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए प्रश्न दिया हुआ है, कह रहे एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है, तो देखिए एक फूल के प्रजनन का भाग, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब एक फूल के प्रजनन का भाग क्या है, पुंकेसर और कार्पेल्स जो है इसका क्या है, प्रजनन भाग है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझते हैं पुंकेसर और जयांग, पुंकेसर और जयांग, तो ये आवश्यक अंग है। क्या है, आवश्यक प्रजनन अंग है। बात समझ में आया, प्रजनन अंग है। ठीक है, तो पुंकेसर जो होता है, ये पुंकेसर के परागकोश में क्या परागकण पाया जाता है, पुंकेसर के परागकोश में परागकण पाया जाता है। और जो जयांग होता है, जयांग में वर्तिका और अंडाशय पाए जाते हैं। बस समझ में आया। थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। जयांग में क्या क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, और क्या होता है, अंडाशय होता है। ये जयांग का मतलब ये मादा भाग होता है। क्या होता है, मादा भाग होता है। बस समझिएगा। ये जो पुंकेसर होता है ये नर भाग होता है। क्या होता है, नर भाग होता है। बस समझ में आया। तो नर भाग में क्या होता है, पुंकेसर में क्या होता है, परागकोश में पराग कौन पाया जाता है, जयांग में क्या होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय पाया जाता है। बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या समझना है कि एक लिंगी, ठीक है, एक लिंगी और द्विलिंगी। तो एक लिंगी में क्या होता है, देखिए एक लिंगी में क्या होता है, एक लिंगी पुष्प, और द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है, तो एक लिंगी पुष्प में क्या होता है, या तो स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा। ठीक, या तो स्त्री केसर होगा या तो पुंकेसर होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी। आज जहां पे क्या होगा, पुंकेसर और जयांग दोनों होंगे मौजूद, वहां पे क्या होगा, द्विलिंगी पुष्प होंगे। तो एक लिंगी पुष्प क्या होता है कि जिसमें केवल जयांग हो या पुंकेसर हो, तो वो क्या कहलाएगा, एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। द्विलिंगी पुष्प क्या होंगे, द्विलिंगी पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होंगे, तो वहां पे द्विलिंगी पुष्प होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो ये देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए, कर परमाणु संख्या वाला एक तत्व क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं। ये 20 पे क्या दिया है, कैल्शियम, 20 पे कैल्शियम, 7 पे क्या है, नाइट्रोजन, 6 पे क्या है, कार्बन, 17 पे क्या होगा, 17 पे ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा, 17 पे कौन सा तत्व होगा,
तो 17 पे क्या होगा, क्लोरीन होगा। क्या होगा, क्लोरीन। ये समझ में आया, क्लोरीन। ये 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 20 पे कैल्शियम। तो कह रहा है परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। तो देखिए ये सभी के सभी क्या है, अधातु वाले तरफ पाए जाते हैं। ये जो कैल्शियम है, ये जो धातु वाले तत्व हैं, ये क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेंगे। ये क्या करेंगे, क्षारीय, ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, ऑक्साइड उत्पन्न करेंगे, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, तो जो भी क्षारीय धातु हैं, ठीक है, धातु हैं, ये क्या करेंगे, क्षारीय धातु, क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेंगे। और जो ये हैं, ये अम्लीय धातु ऑक्साइड उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न में इतना। मिलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त, ठीक है, रक्त दाब, ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या, रक्तदाब, ठीक है, रक्तदाब, ठीक है, और रक्तदाब, लार और उल्टी को इसके, ठीक है, इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, रक्तदाब, लार, उल्टी, इन सभी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, मेडुला जो होता है इसके द्वारा उल्टी, लार और रक्तदाब, ठीक, रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है, जो कि ऑप्शन ई में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है मेडुला, मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है, ये लार, रक्तचाप और उल्टी को कंट्रोल करता है। अब थोड़ा सा हम लोग हाइपोथैलेमस को समझ लेते हैं। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, भूख, प्यास, प्यार, सुख, दुख, ये सभी इच्छाएं कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है। भूख, प्यास और सुख, दुख, ये सभी हाइपोथैलेमस इंडिकेट करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, भूख, ठीक है, भूख, प्यास और प्यार, नफरत या इसको घृणा भी कह सकते हैं, घृणा, ठीक, और भूख, प्यास, प्यार, नफरत, घृणा और सुख दुख, ये सभी के सभी हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होते हैं। बात समझ में आया। और ताप नियंत्रण का भी ये हाइपोथैलेमस करता है। ताप नियंत्रण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ताप नियंत्रण। क्या, ताप नियंत्रण, ताप नियंत्रण का कार्य भी ये करता है हाइपोथैलेमस। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि अगला प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो होता है ना, इसमें एक दो प्रश्न थोड़ा सा और वो कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। क्या ऐड करना है कि हृदय गति श्वसन को भी कौन, मेडुला कंट्रोल करता है। समझ में आया, नियंत्रित करता है, कौन करता है, ऑब्लंगाटा करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है, हृदय गति और श्वसन गति को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो जो लाफिंग गैस होता है, ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है, लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। लाफिंग गैस को क्या बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है, ऑक्साइड बोला जाता है, जो कि ये सूत्र है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। ठीक है, लाफिंग गैस बोलते हैं। बात समझ में आ गया। ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो कि ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। NO, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक, ये N2O5, ये क्या लिखा हुआ है, N2O5, इस तरह से लिखा जाता है, N2O5। इसका जो सूत्र होता है, इसको डाई नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन
पेंटो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? डाइनाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ठीक है। पेंटोक्साइड, पेंटोक्साइड बोलते हैं, ठीक है, पेंटोक्साइड, ठीक है। ये समझ में आया। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं? नाइट्रिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एनहाइड्राइड। नाइट्रिक एनहाइड्राइड भी इसको बोला जाता है, या इसको बोल सकते हैं हम लोग नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। इसको बोल सकते हैं नाइट्रोजन पेंटोक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके कई नाम है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं NO2 का हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग इतना क्वेश्चन को समझे, ठीक है, इतने क्वेश्चन को समझे। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए अगला प्रश्न। तो ये है अगला प्रश्न, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये इसमें जो अवतल दर्पण के उपयोग है उनको फिल्टर कर लेते हैं। अपने आप जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा अवतल दर्पण, ठीक है। टार्चों में, ठीक है, टार्चों में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है सेविंग दर्पण के रूप में, मतलब हजामत की दुकान पे हजामत हम लोग बनवाने जाते हैं जब, तो वहां पे ये सेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक। ये रियर व्यू दर्पण के रूप में नहीं होता है। ये किसके रूप में होता है? उत्तल दर्पण के रूप में होता है। किसके रूप में? उत्तल दर्पण के रूप में होता है। और हेडलाइट्स में इसका प्रयोग होता है किसका? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। ये भी किस में होता है? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में ये टार्च जो है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो देखिए अब इसका जैसे अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है परावर्तक दूरबीन के रूप में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक, आंख नाक कान के जो डॉक्टर होते हैं वहां पे, ठीक है। और इन सभी जगहों पे अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। लेकिन जो रियर व्यू दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, तो अवतल दर्पण का उपयोग ये नहीं है, ठीक है। बाकी इन सभी में अवतल दर्पण होता है, ठीक, लेकिन ये रियर व्यू जो है दर्पण में उत्तल दर्पण होता है, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया इस प्रश्न का उत्तर? अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए कह रहे हैं एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या, इस परमाणु की केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो अब थोड़ा सा इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंटों को समझेंगे, इससे रिलेटेड प्रश्नों को समझेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग परमाणु का संगठन पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रश्न को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक बातों को भी समझेंगे। तो परमाणु का संगठन, किसका? परमाणु का संगठन, परमाणु का जो संगठन होता है ये क्या होता है? किसी परमाणु में, ठीक है, परमाणु में 3 मूल कण होते हैं। परमाणु में क्या होते हैं? 3 मूल कण होते हैं। बात ध्यान दीजिएगा, परमाणु में क्या होते हैं? 3 मूल कण होते हैं, ठीक है। 3 मूल कण होते हैं, 3 मूल कण होते हैं, ठीक है। ये 3 मूल कण कौन कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होता है, और उसके बाद से प्रोटॉन होता है, और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, और प्रोटॉन गोल्डस्टीन, ठीक है। क्या होता है? गोल्डस्टीन।
गोल्डस्टीन और ये चैडविक, जेम्स चैडविक के द्वारा इन कणों को खोजा गया था। तो ये परमाणु का संगठन हम समझ गए कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे.जे. थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझते हैं कि परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल ए से। ठीक है, अभी मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं क्यों कैपिटल ए से ही इसको डिनोट किया जाता है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि जो ये परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या होता है, ये क्या होता है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहते हैं। बात समझ में आया? ध्यान दीजिएगा यहां पे, हाँ, तो हम लोग समझ रहे थे परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। अब हम लोग परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या को समझेंगे। तो ये समझिएगा कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, उनकी संख्याओं का योग क्या कहलाता है? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। समझ में आ गया? तो ये समझ में आ गया कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उनकी संख्याओं का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है या परमाणु भार कहलाता है। तो ये परमाणु जो भार होता है, परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार जो होता है किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो ये होता है इसका बेसिक सा फार्मूला, इसको आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पे परमाणु भार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो ए से, प्रोटॉन को पी से, प्लस न्यूट्रॉन को एन से। तो ये इसका बेसिक सा सूत्र है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ए से क्यों इसको डिनोट किया जाता है। तो ए से इसलिए डिनोट किया जाता है क्योंकि एक एटम गिब्बेचिटे नाम के व्यक्ति थे। कौन? एटम गिब्बेचिटे नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार के बारे में बताया था। तो कौन थे वो? एटम गिब्बेचिटे, ये समझिएगा, एटम गिब्बेचिटे नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या के बारे में बताया। उन्हीं के नाम के पहले अक्षर पे हम लोग परमाणु द्रव्यमान या भार संख्या को डिनोट करते हैं, जिससे ए से प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे और समझते हैं एक और बात, क्या होता है कि द्रव्यमान कौन सा? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ठीक है। परमाणु, थोड़ा हेडिंग समझिएगा, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। ये देखिए इन दोनों शब्दों का एक ही मतलब है, क्योंकि एग्जाम में आता रहता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, या परमाणु संख्या, ठीक है। इसको हम लोग किससे कहते हैं, डिनोट करते हैं? जेड से, ठीक है। अब ये जेड से क्यों हम इसको डिनोट करते हैं? तो ये समझिएगा कि जर्मन शब्द है, एक जर्मन शब्द है जाहलन। क्या है? जाहलन एक जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है? जाहलन, ठीक है। इसको इंग्लिश में ये क्या लिखा है? जाहल, क्या लिखा है? जाहल, ठीक है, जाहल, ठीक है, जाहल। तो ये जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है जाहल, और जाहल का पहला अक्षर जेड। इसलिए परमाणु क्रमांक को हम लोग परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आधार पे व्यक्त करते हैं। बात समझ में आ गया? अब इसकी परिभाषा को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, क्या होता है परमाणु क्रमांक या परमाणु भार। तो परमाणु जो क्रमांक या परमाणु संख्या जो होता है, ये किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, ठीक है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, उस तत्व के परमाणु संख्या
कहलाता है। ठीक है, उस तत्व के परमाणु संख्या कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि जो परमाणु क्रमांक होता है ये मेन हेडिंग मतलब ये मेन फैक्ट है, यहां से निकल के आता है कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन, देखिए किसी भी तत्व में वो कैसा नहीं होना चाहिए, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, किसी अगले वीडियो में। ठीक है, परमाणु क्रमांक यहाँ पे समझिए, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, ये सभी के सभी एक परमाणु में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन जो परमाणु भार होता है ये क्या होता है, परमाणु भार होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो प्रश्न आया हुआ है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक तत्व का परमाणु भार W, यहाँ पे परमाणु भार को W से दे दिया है, परमाणु संख्या को N से दे दिया है। ठीक है, परमाणु संख्या को N से दे दिया। अभी मैं बताया परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या क्या है, यहाँ पे N दे दिया है। ठीक है, ये देखिए N दिया है, लेकिन यहाँ पे जो परमाणु भार दिया है इसको क्या दे दिया है, W। ठीक है, W से डिनोट कर दिया। कह रहे परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो कह रहे परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगी, प्रोटॉन के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं। तो देखिए ये प्रोटॉन की संख्या और ये परमाणु क्रमांक, तो यही तो हमारा है क्या, परमाणु संख्या, जिसको N से डिनोट किया है। तो N बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, परमाणु प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या, बात समझ में आया। तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, इसके N के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बस समझ में आया। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। ये देखिए, ये जो प्रश्न दिया हुआ है ये कैसा प्रश्न है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम्ब का आवेश। तो यहाँ जो प्रश्न में पहले दिया हुआ है इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं और लिखते हैं। 2 कूलम्ब, कितना कूलम्ब आवेश दिया है, तो 2 कूलम्ब दिया है, तो आवेश Q इक्वल टू दिया है 2 कूलम्ब। ठीक है, 1 सेकेंड में, ठीक है, आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित किया जाता है। तो जो आवेश है वो 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में, तो ये जो T दिया है हमारे पास कितना दिया है, 1 सेकेंड दिया है। ठीक है, अब कह रहा है प्रवाहित किया जाता है तो इसमें उत्पन्न करंट का मान, तो यहाँ पे आपसे I पूछ रहा है। तो सबसे पहले कि I इक्वल टू, हमको सूत्र पता है क्या, ये होता है Q बटा T। ठीक है, ये सूत्र पता है। तो यहाँ पे दिया है 2 एम्पियर, यहाँ पे दिया है 1। ठीक है, 1। अब यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ जो करंट आया ये 2 एम्पियर निकल के आया, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब थोड़ा सा इस प्रश्न का उत्तर तो ला लिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये जो क्या कहा जाता है, ये जो विद्युत आवेश है ये क्या होता है। अब थोड़ा सा कुछ इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट को समझ लेते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत आवेश को समझते हैं, किसको, विद्युत आवेश को, विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है, विद्युत आवेश तो ये होता है आवेश की प्रवाह की दर को, किसको कहते हैं, विद्युत आवेश, आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश बोलते हैं, जिसको विद्युत आवेश को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। आवेश को किससे करते हैं, विद्युत आवेश को हम लोग किससे, विद्युत धारा होगा ना, यहाँ पे विद्युत धारा को हम लोग समझ रहे हैं। किसको समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं क्या, विद्युत धारा को पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे किसको पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा को, किसको पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा की परिभाषा को पढ़ रहे हैं।
विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? I से डिनोट करते हैं। अब विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं तो विद्युत धारा होता क्या है? आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तो जो कि I होता है, ठीक है, तो आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। I इक्वल टू Q अपन T। अब यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला है कि आवेश इक्वल टू होता है NE, ठीक है, तो NE, ये जो Q होता है ये क्या होता है? आवेश होता है। ये क्या होता है? आवेश होता है, समझिएगा। ये जो N है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? ये जो N होता है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। ये जो E होता है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ये समझ लीजिएगा, अगले कहीं ना कहीं पेपर में पूछा जा सकता है और ये आया हुआ भी है। तो देखिए यहाँ पे जो ये I होता है ये क्या होता है? विद्युत आवेश होता है। क्या होता है? I, देखिए बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, विद्युत धारा होता है। क्या होता है? विद्युत धारा होता है। I जो होता है विद्युत धारा होता है। जो Q होता है ये आवेश होता है। ये क्या होता है? ये आवेश होता है। जो T होता है ये क्या होता है? सेकेंड, ये समय होता है हमारा। क्या होता है? हमारा समय होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। T जो होता है समय होता है। T समय को दिखाता है, ठीक है। अब तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है और किस फार्मूले की वजह से आया है। तो I इक्वल टू Q अपन T के सूत्र से हम लोग निकाल लिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। ये देखिए ये देखिए कह रहा है मानव शरीर का पीएच स्तर होता है। तो मानव शरीर का जो पीएच स्तर होता है वो होता है 7 से लेके 7.8 तक होता है। 7 से लेके 7.8 तक, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब ये जो पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल का जो खोज है ये सोरेनसन नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। जो पीएच मान होता है 0 से लेकर 14 तक के बीच में होता है। जो 0 से 7 तक होता है अम्लीय होता है। जो 7 होता है उदासीन को बताता है। जो 7 से 14 के बीच में तो क्षारीय होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए बेहतरीन सा प्रश्न है, ठीक है। ये देखिए प्रश्न कह रहा है कि विद्युत वाहक, देखिए यहाँ पे ये प्रश्न दिया है कि विद्युत धारा, ठीक है, देखिए ये प्रश्न क्या दिया हुआ है कि विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है। तो विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है एम्पियर। क्या है? विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? एम्पियर, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं विद्युत प्रवाह। देखिए ये विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा, ठीक है, ये दोनों नाम एक ही है, विद्युत धारा, ठीक है। इन दोनों को एक ही से नापते हैं, किसमें? एम्पियर में नापते हैं। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, कुछ इससे रिलेटेड मात्रकों को। जैसे यहाँ पे क्या होता है? विद्युत, ठीक है, विद्युत विभव जो होता है, विद्युत विभव, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। जो विद्युत धारिता होता है, विद्युत धारिता जो होता है इसका मतलब क्या होता है? फैराडे होता है, ठीक है। जैसे विद्युत धारा जो होता है इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर। देखिए ऊपर भी लिखा हूं, ठीक है, एम्पियर, समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम्ब इसका मात्रक होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ और बेसिक मात्रकों को हम लोग समझते हैं। जैसे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है, आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब होता है, संवेग केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, बल क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद घनत्व क्या होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। चाल क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। वेग क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और उसका त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्राध्वनिक जो गति होती है इसको मैक में नापते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चाहे चुंबकीय तीव्रता जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। प्रतिरोध जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या।
न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्न में से किसके जैसा होता है? तो वो देखिए किसके जैसा होता है, तीसरे के जैसा होता है। 7 के बाद 3 जोड़ेंगे तो तीसरे के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। ये देखिए आखिरी और अंतिम प्रश्न है इस क्लास का। ठीक है, तो अनुवांशिक जो है, अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं, अनुवांशिक। ठीक है, अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। तो जो जीन होते हैं ये अनुवांशिक सामग्री के वाहक होते हैं। और जो जीन शब्द है ना, ये जोहान्स वर्ग ने, ठीक, विल्हेम्स जोहान्स ने 1909 में ये जीन शब्द के बारे में बताया था। और ये जोहान्स जो थे ना, ये जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे शब्दों के बारे में भी इन्होंने ही जोहानसन ने बताया था। जोहानसन, विल्हेम्स जोहानसन के द्वारा 1909 में जीन शब्द के बारे में बताया गया था। और जो दो और शब्द मैं बता रहा हूं, जीनोटाइप और फिनोटाइप, इसके बारे में भी जोहानसन ने ही बताया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो गुण होता है ना, क्या क्या गुण होता है कि जो ये गुण होता है जीन वाला, ठीक है, ये पैतृक को बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है, पैतृक गुणसूत्र, मतलब पैतृक को बढ़ाता है। बात समझ में आ गया? तो समझ में आ गया आपको? तो इस प्रश्न में इतना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला नहीं, ये तो आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न था इस क्लास का। अब मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।